जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल ऑरा में। जहां पर हमने पिछले वीडियो में बात करी थी प्लेटो के विचारों का। अब उसी विचारों को हम आगे बढ़ाते हुए उनके पुस्तक और उनका जो महत्व है राजनीतिक विज्ञान में, उस सारे विषयों पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। अब सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, इसका विचार सर्वप्रथम सुकरात ने दिया था। ये केवल प्लेटो के विचार नहीं थे, बल्कि ये सुकरात से, क्योंकि सुकरात जो है, ठीक है, सुकरात किसका गुरु था? सुकरात प्लेटो का गुरु था, ठीक है। और जिसके बारे में इन्होंने सद्गुण का विचार है वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में की है। सद्गुण और ज्ञान दोनों को ही एक सिक्के के पहलू के रूप में कहा है उन्होंने। और क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान तभी पूर्ण हो सकता है जब उसमें सद्गुण हो। अगर सद्गुण नहीं है तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसके साथ ही जो है सद्गुण क्या होता है? कल्याणकारी होता है, जिसके द्वारा संयम, न्याय, गुणों का विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, आत्मशक्ति, आत्म अनुभूति, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसके साथ ही अब है राजनीति एक कला है। ये राजनीति एक कला है, इसका विचार किसने दिया? इसके बारे में भी विचार जो है प्लेटो ने प्रस्तुत किया है अपनी पुस्तक में। किसमें? रिपब्लिक में। राजनीति एक कला है जो विचार सुकरात से प्लेटो ने अपने विचारों में प्रदर्शित किया। जहाँ पर सुकरात कहता है जनता बीमार है तो हमें अपने स्वामियों का इलाज करना चाहिए, यानी कि दवा कोई उपचार नहीं है, क्योंकि दवा, जनता अगर बीमार है तो उसका मूल कारण क्या है उसको देखना है। और कारण क्या है? जब उच्च स्तर के अधिकारी अगर सही तरीके से पूर्ण व्यवस्था नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव वहाँ पर रहने वाली जनता पर पड़ता है। जैसे प्रशासन भ्रष्ट और जनता पर अनुपयुक्त कर, वहाँ पर शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से ना चलना, न्याय व्यवस्था ना बने रहना और आदि कई सारी अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इसके साथ ही अगर स्वामी ठीक नहीं होंगे, स्वामी पथभ्रष्ट होंगे, अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि ये जो सारे विचार है ये प्लेटो ने अपने जीवन काल में ये बिल्कुल सामने से देखा था। इसीलिए इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही उसका प्रभाव जनता पर किस प्रकार पड़ता है इसके बारे में भी वो जानते थे। इसीलिए उन्होंने शासकों को विशेष प्रमुख अधिकार दिए जाने चाहिए। जिस प्रकार बीमार होने पर कड़वी सजा दी जाती है, कड़वी दवा दी, यहाँ पे सजा नहीं, यहाँ पर कड़वी दवा दी जाती है। कड़वी दवा देने के पश्चात ही, यहाँ से ये लाइन आप काट दीजिए, कड़वी दवा दी जाती है, उसी प्रकार शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कुछ प्रमुख कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। ये तो हम भी अपने शासन व्यवस्था में देख सकते हैं कि हर चीज़ का उपचार, जैसे कि दवा खाने पर स्वस्थ हो सकते हैं, उसी तरीके से शासन व्यवस्था में अगर नियम कायदे, कठोर दंड का प्रावधान नहीं होगा। अब रेड लाइट की व्यवस्था देखिए, रेड लाइट भी जो बने हैं, अगर कोई नहीं पालन करता तो उस पर आर्थिक दंड, उस पर जेल जैसी व्यवस्था बनाई गई है। क्यों? क्योंकि अगर सभी को ही हम स्वतंत्र कर दें तो इससे अव्यवस्था फैलेगी, दूसरे लोगों के जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही कारणों से प्रभाव पड़ेगा। और जो शासन व्यवस्था है और जो सामान्य जीवन है उस पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो केवल अपने स्वार्थ हित की जो पूर्ति में लगे हुए हैं, उसे सभी जो है अपने स्वार्थ हित पूर्ति में लगे होते थे। धनिक लोगों को शासन व्यवस्था में बने रहने का अधिकार था, ठीक है। तो इसके लिए प्लेटो ने यह विचार दिया कि हमें एक ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे कि जो शासक होगा वो एक आदर्श रूप में स्थापित किए जाने की बात कही है, जहाँ पर वो शिक्षित हो, लालच वगैरह का कोई भाव ना हो, और किस तरीके से उसका प्रभाव एक सकारात्मक रूप में चले, सकारात्मक रूप में बना रहे, उसके प्रति वो ज़्यादा बल देते हैं।
ठीक है? तो इसीलिए वो धनी शासक वर्ग का जो मंच बन गया है, उसको वहाँ तक सीमित ना होकर के जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, और जो कि क्योंकि वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, उसमें जनता के प्रति उत्तरदायी ना होकर के वो केवल इच्छाओं की पूर्ति में संलग्न रह गए थे। और यह अव्यवस्था जो है, वो प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी थी, और यही कारण था कि उन्होंने एक आदर्श शासक का विचार जो है वो दिया है। आदर्श शासक और आदर्श राज्य, ठीक है? और इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, राजनीति तो क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। ये कोई ऐसी वैसा नहीं है कि कोई भी आ जाए, बल्कि उसके लिए उस शासक को प्रशिक्षित होना पड़ेगा, उसको शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, उसको लालच से दूर रहना चाहिए, पथभ्रष्ट ना हो, धन पूर्ति का साधन ना माने राज व्यवस्था को, ठीक है? अब इसके साथ ही सद्गुण का स्वरूप, अब किस तरीके के सद्गुण की बात करी है उन्होंने अपने विचारों में, ये अभी हमने देखा था कि उन्होंने इसके बारे में कहाँ पर अपने विचार दिए हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य हेतु जन्म लेता है, ठीक है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि उसमें वो गुण समाहित हो। जैसे चाकू का कार्य है काटना, लेकिन वो अच्छा है या बुरा, इसका ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और साथ ही उसको किस तरीके से बनाया गया है, ये गुण पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए उन गुणों को आवश्यक मानता है जो व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाए और वो सही अच्छा योगदान दे सके। प्लेटो की अध्ययन पद्धति, अब प्लेटो ने किस प्रकार की अध्ययन पद्धति पर बल दिया है, ये देखा जाता है। द्वंदात्मक पद्धति, द्वंदात्मक पद्धति का मतलब क्या है, जिसमें तर्क वितर्क के द्वारा सत्य की खोज की बात की गई है। प्लेटो ने इस सत्य खोज की पद्धति मानी है, किसको माना है, द्वंदात्मक पद्धति को, और संवाद के द्वारा सत्य की खोज, यह पद्धति भी उसने सुकरात से ली है, ठीक है? सुकरात से ही ये विचार मिले हैं, किसको, प्लेटो को। फिर इसके साथ है, ये पद्धतियां हैं जो कि प्लेटो ने अपने पुस्तक में किस तरीके से शामिल किया है, और ये ज़रूरी है कि प्लेटो ने किन पद्धतियों के द्वारा अपने विचार प्रकट किए हैं। ये संवाद शैली में अपनी पुस्तक रिपब्लिक को भी उन्होंने लिखा है। ज़्यादातर मुख्यतः ये जो संवाद के रूप में जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, यह विचार प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण किया, क्योंकि सुकरात जो है मुख्यतः द्वंदात्मक पद्धति का ही प्रयोग करते थे, और द्वंद्व के द्वारा तर्क, जिस तरीके से तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की बात की जाती थी, उसी विचारों को अनुग्रह प्लेटो ने अपने विचारों में, अपनी रचनाओं में प्रत्यक्ष, जो हम आज भी अगर आप रिपब्लिक पढ़ेंगे तो रिपब्लिक में संवाद शैली में लिखी गई है, तो उसमें वो पता चलता है। फिर है निगमनात्मक पद्धति, ठीक है? निगमनात्मक पद्धति जिसे डिडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सामान्य से, ठीक है, सामान्य से विशेष सिद्धांत की तरफ पहुंचा जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ पर अध्ययन कर रहे हैं, जो आज व्यवस्था दिख रही है, उसमें क्या है, सामान्य से पहुंचने की बात करी गई है, कि सामान्य से विशेष तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है कि छोटी छोटी चीज़ों से अध्ययन करके एक ऐसे विचार की तरफ पहुंचना जो अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन हम डायरेक्टली रिजल्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है? और ये इसी कारण जो आदर्श शासक का सिद्धांत है, ये भी इसी विचार के अंतर्गत है। फिर है विश्लेषणात्मक पद्धति, इसमें विवेक, साहस, संयम का उल्लेख किया गया है। विश्लेषणात्मक पद्धति का मतलब यह है जो विश्लेषण के उपरांत जो विचार उत्पन्न है, एक पद्धति है जो कि पूरा डिस्क्राइब करके किया गया है, किस तरीके से, जैसे कि विवेक, साहस, संयम, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कि अगर विवेक है तो वो किस में है, दार्शनिक में है। दार्शनिक में है तो वो क्यों है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में, ऐसे शिक्षा व्यवस्था में शामिल हुए जहाँ पर वो काफ़ी लंबे समय तक ज्ञान प्राप्ति करे, और उन्होंने सभी परीक्षाओं से उत्तीर्ण, अभी आगे हम
अध्याय में उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि क्यों एक दार्शनिक वर्ग के लिए एक अलग शिक्षा व्यवस्था है और एक उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है, क्योंकि उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा कोई अनिवार्य नहीं थी। जो शिक्षा अनिवार्य की गई है वो है दार्शनिक के लिए, और दार्शनिक होता है जिसमें कि विवेक होता है। और विवेक क्यों है? क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था की गई है वो, और वो क्या हो, साथ ही साथ वो आत्म केंद्रित है, उसमें विवेक है, उसमें कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, और वो उस ज्ञान को उसने प्राप्त कर लिया है जो राज्य के लिए ज़रूरी है। ठीक है। संयम, साहस, साहस किसका गुण है? साहस सैनिक वर्ग का गुण है और संयम उत्पादक वर्ग का गुण है। ये इस विचारों को इसलिए प्लेटो ने अपने विचारों में प्रस्तुत किया है क्योंकि उसका एक जो स्वप्न कह लीजिए या फिर एक कल्पना कर लीजिए, जहाँ पर उन्होंने कल्पनीय दार्शनिक राज्य की बात करी थी, वहाँ पर अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार कार्य करता है तो वो एक दार्शनिक राज व्यवस्था कायम कर रहा है। यानी कि अगर उत्पादक वर्ग अपना कार्य करे, दार्शनिक अपना कार्य करे, सैनिक वर्ग अपना अलग कार्य करे, तो इससे कोई किसी कार्य में विघ्न ना डाले। अर्थात जैसे कि आज इसको एक छोटे से एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों ही स्वतंत्र है। अगर कोई किसी के कार्य में अड़चन डालता है तो उससे क्या होगा? दूसरे के कार्य पर प्रमुख रूप से इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि दूसरा उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से इनका जो विचार था कि जो दार्शनिक है उनका अलग कार्य है, सैनिक वर्ग का अलग कार्य है और उत्पादक वर्ग का अलग कार्य है। तो इसके द्वारा उन्होंने विश्लेषणात्मक पद्धति को प्रस्तुत किया है। स्व उद्देश्य पद्धति, इसमें इन्होंने जिसमें प्रत्येक सदस्य को पौराणिक कथा का प्रयोग करने को मिलता है, जहाँ पर जो कला और पशु जगत से विचारों का समावेश किया गया है, जहाँ पर फीमेल और मेल, ठीक है, यहाँ पर ये काट दीजिए, फीमेल और मेल, ठीक है, फीमेल और मेल दोनों को ही शासन में भागीदार में समानता दी गई है। ये एक ऐसा विचार है जो समकालीन समय में काफ़ी महत्व रखता है कि अगर प्लेटो के विचार अगर यहाँ पर किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव रखता तो हम ये कह सकते थे इसके विचार पितृसत्तात्मक थे। ठीक है, इनके विचार क्या थे? पितृसत्तात्मक थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम समानता के विचारों से जोड़ सकते हैं। समानता के विचारों में जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही बराबर है, शासन में भागीदारी निभा सकती है और केवल घर तक सीमित ना रखने की बात ये प्लेटो के विचारों में मिलता है, जो कि आधुनिक विचार है। उन्होंने महिला को शासन में, सैनिक में और उन्हें शिक्षा देने की बात जो हमारे रूढ़िवादी भारतीय विचारों में नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं था, बल्कि शिक्षा का विचार और उन्हें समान शिक्षा, ऐसा भी नहीं कि महिलाओं को अलग है पुरुषों को अलग शिक्षा व्यवस्था, नहीं, इक्वल शिक्षा व्यवस्था देने की बात कही है। और ये विचार आज के समकालीन समय में प्लेटो के विचार यहाँ पर महत्व रखते हैं और जो कि एक ऐसे व्यवस्था की बात करते हुए नज़र आते हैं जो आज के समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो भी उस समय में जब राजनीतिक सिद्धांतों अपनी शुरुआत के चरण में था। ठीक है, आत्मा के 3 गुण जो कि अभी हमने पढ़ा कि विवेक, साहस, तृष्णा या निष्ठुरता, प्लेटो द्वारा वस्तु के मौलिक तत्वों के अध्ययन पर विशेष बल, ठीक है, वस्तु का मौलिक अध्ययन जो है यानी कि हर चीज़ का गुण उसमें विद्यमान है। अगर कोई वृक्ष है तो वृक्ष का जो उद्देश्य है वो पहले से विद्यमान है। ठीक है, और
जहाँ संपूर्ण वस्तु का ज्ञान संभव है। ये पद्धति को निगमनात्मक पद्धति के रूप में, जो कि हमने ऊपर चर्चा कर ली, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है। परिस्थिति का प्रभाव यह है कि प्लेटो के विचारों में कौन कौन सी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने एक अलग विचार दिया। ठीक है। व्यक्तिवाद और स्वार्थ का प्रभुत्व। ठीक है। व्यक्तिवाद और स्वार्थ का प्रभुत्व ये कहाँ था? राज्य शासन व्यवस्था में, जिसके कारण एक उन्होंने आदर्श शासन व्यवस्था की बात करी। और क्या था? लॉटरी व्यवस्था द्वारा मूर्ख व्यक्ति भी राजनीति, ये जो परिस्थिति का प्रभाव था, जिस कारण उन्होंने क्या दिया था? आदर्श राज्य की व्यवस्था, जहाँ पर मूर्ख व्यक्ति भी राजनीति में शामिल हो सकता है। यानी कि अगर कोई धनी है, ठीक है, अगर कोई गलती से भी चुना जाता है, ठीक है, अगर कोई गलती से भी चुन लिया जाता है, ठीक है, अगर कोई गलती से भी चुन लिया जाता है तो उसको शासन प्रशासन में भागीदारी निभाने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है। एक तो धन कारण है, और दूसरा क्या कारण है कि अगर गलती से बाई चांस उसका लक काम कर गया कि जिसको कुछ नहीं आता, अगर वो चला जाए तो फिर क्या होगा? अगर गलत व्यक्ति भी चुन लिया जाएगा तो उसका प्रभाव वहाँ की जनता पर पड़ेगा। ठीक है। अज्ञानता का शासन यही कारण था जिसके द्वारा सुकरात को तंत्र नहीं, प्राण दंड, ठीक है, प्राण दंड मिला। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा कि सुकरात को क्या मिला था? प्राण दंड। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो सुकरात को अच्छे से जान ही नहीं पाई। सुकरात के विचारों को अगर उस समय शासन व्यवस्था में स्थान दिया गया होता तो आज का जो विचार है, जहाँ पर हम प्लेटो से विचारों का अध्ययन कर रहे हैं, वो सुकरात के एक नए दौर से स्टार्ट होता। और किस तरीके से सुकरात ने क्या क्या विचार दिए, उस विचार का हम विस्तार पूर्वक और अध्ययन करते। ठीक है। आज तो हम ये देख रहे हैं प्लेटो ने विचार दिया, सुकरात का प्रभाव पड़ा, सुकरात के क्या क्या प्रभाव पड़े। और अगर उस समय की शासन व्यवस्था सुकरात को यह मौका देती तो सुकरात जो है एक अलग ही रचना करते, एक ऐसे शासन व्यवस्था का निर्माण करते जो आज के समय में एक अलग ही इतिहास को जन्म देती। ठीक है। आर्थिक असमानता, जहाँ धनी वर्ग को शासन में प्रतिनिधित्व दिया जाता था, ये भी हमने देखा था। राजनीति क्या रह गई थी? केवल धन कमाने का एक साधन। धनी लोग ही आएंगे, अमीर गरीब का अंतर बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि शासक वर्ग ही शासन में भागीदारी और जनता का शोषण कर रहे थे। ठीक है। 30 निरंकुशों की स्थापना की गई, अयोग्य शासन, ये सारी चीज़ें हैं जिसका प्रभाव जो है उनके हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्लेटो ने ये विचार दिए, उसके कारण क्या थे, प्रभाव क्या थे, क्यों दिया, इस समय काल परिस्थिति का किस तरीके से उन्होंने अपने विचारों को सम्मिलित किया है अपनी रचना में। अब इसके साथ ही आदर्श राज्य का विचार, किस प्रकार के आदर्श राज्य का विचार दिया है प्लेटो ने, ये उसके बारे में बात की गई है कि ये विचार प्लेटो ने जो अपनी रचना में दिया है उसका प्रमुख उद्देश्य न्याय की प्राप्ति है। यानी एक आदर्श राज्य ऐसा हो जहाँ पर न्याय मिले। ठीक है। आदर्श राज्य की कल्पना इन्होंने काफ़ी मौलिक है। प्लेटो के इस राज्य का चित्रण प्लेटो ने अपनी पुस्तक कहाँ पर करी है? वैसे तो ये ज़्यादातर विचार इनकी रचना द रिपब्लिक में मिलती है, लेकिन इस रिपब्लिक में देने का प्रमुख कारण क्या था, आगे स्टेटमेंट में किस तरीके से अलग है, लॉज में किस तरीके से अलग है, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। ठीक है। एथेंस की व्यवस्था और सुकरात को प्राणदंड, जो कि हमने ऊपर कर लिया। विचार ही वास्तविक है। उन्होंने क्या माना था कि विचार ही एक वास्तविक है और बाकी सब छाया मात्र है। यानी अगर आपने विचारों पर बल नहीं दिया तो आपने किसी चीज़ पर बल नहीं दिया। कोई भी अगर आज भौतिक पदार्थ है, आज एक लकड़ी का मेज अगर देखा जाए तो लकड़ी के मेज के पीछे पहले एक विचार आया। जब विचार आता है, जब कॉन्सेप्ट आता है, आइडिया आता है, तभी तो हम किसी विचार को कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं। अगर हमने किसी चीज़ की कल्पना ही नहीं करी और अगर हम उसे बनाने बैठ गए तो वो नहीं होगा। कल्पनाशील जो एक स्वप्न होता है, अब स्वप्न
उस जिसे जिस तरीके से हमने देखा और उसको कार्य रूप में व्यवहार में करना हो तो वो काफ़ी अलग प्रतीत होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कथनी और करनी में अंतर होता है। ये उसी के आसपास ही है कि जिस तरीके का हम कुछ चाहते हैं और जिस तरीके का होता है ये काफ़ी अलग होता है। अब उन दोनों को बराबर करने के लिए हमें विचारों में भी और विचार के साथ साथ हमें कार्य में भी उतना ही, यानी कार्य रूप व्यवहार में भी उतना ही व्यवहार रूप में भी हमें उतना ही कार्य रूप में कार्य करना पड़ता है। ठीक है। उसके अनुसार वास्तविक वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु के उस भाव में है। ठीक है। और इसी आधार पर प्लेटो राज्य को क्या कहता है कि राज्य क्या है, परिवर्तनशील और वास्तविक मानता है। प्लेटो ने ये परिवर्तनशील और अवास्तविक, प्लेटो ने जो राज्य व्यवस्था एथेंस में देखी, इस कारण उसने यूनानी नगर राज्यों के लिए एक आदर्श शासन व्यवस्था, आदर्श राज्य प्रस्तुत किया ताकि राज्य में सामाजिक और राजनीतिक सुधार हो सके। ठीक है। सुधार के लिए और किसके लिए, क्योंकि राज्य परिवर्तनशील और अवास्तविक है। फिर सबाइन, इनके कथन इसलिए शामिल करे हैं क्योंकि ये एक ऐसे विचारक है कि जिसको अगर आप कोटेड कर देते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम में या फिर अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो, लेकिन जहाँ पर रिटन एग्ज़ाम है वहाँ के लिए ज़रूरी है कि आप इसको कोटेड करें ताकि आंसर जब आप लिखते हैं तो इसका एक अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। कॉलेज लेवल में हो जो उनके लिए, प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए जो दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि कोटेड करना वो हमारे एंड पे रहता है। तो इसीलिए प्लेटो की रचना की कल्पना को उन्होंने क्या कहा है, उड़ान कहा है और आदर्श राज्य अव्यवहारिक है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक अच्छाई का विचार है। ठीक है। जो कि सभी काल देश के लिए एक आदर्श माना जा सकता है। ये एक कंक्लूजन टाइप का है, लेकिन इसका ये भी है कि अगर आप डालते हैं तो ये आज के समय में भी एक ऐसा विचार है कि हाँ, एक राजनीतिक को केवल धन के आधार पर ना, एक लॉटरी सिस्टम व्यवस्था के द्वारा ना चुन करके एक ऐसे शासक के रूप में चुनना चाहिए जो सच में उसको प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानकारी हो, साथ ही साथ उसको सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्था बनाने भी आती हो, और केवल धन के आधार पर, एक चेहरे के आधार पर शामिल ना किया जाए, और साथ ही साथ वो पथभ्रष्ट ना हो, धन के लोभ में ना हो, जनता को त्रस्त ना करे, जनता की परेशानी को समझ करके जनता पर किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़े इसके लिए बल देना चाहिए। इसीलिए प्लेटो के विचार आज के जो समकालीन समय में हर राजनीतिक विचार हर राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये ज़रूरी है कि इसको शामिल किया जाए, क्योंकि केवल ये आदर्श राज्य ना हो करके कि आज के समय में व्यवहारिक राज्य भी है। ठीक है। व्यवहारिक राज्य का विचार होना चाहिए। ठीक है। और व्यक्ति का वृहत रूप क्या है, अगर व्यक्ति होंगे, उस व्यक्ति का जो बड़ा रूप है, ठीक है, उस व्यक्ति का जो बड़ा रूप है वो क्या है, वो राज्य है। अगर किसी राज्य में व्यक्ति ही नहीं है तो राज्य कहाँ से आएगा। इसीलिए पहले ये यहाँ के जो लोग हैं, इन लोग से ही राज्य बना है, ना कि राज्य से लोग बने हैं। ठीक है। ये बात अलग है कि जो राज्य है, ठीक है, जो राज्य है वो क्या करता है, राज्य वहाँ के लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये जो आप राज्य के रूप में ये देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति, व्यक्ति को सुख सुविधा देना, ये कार्य किसका है, राज्य का है, क्योंकि व्यक्ति का वृहद रूप क्या है, राज्य है। ठीक है। अब व्यक्ति का विस्तृत रूप जो कि अभी देखा हमने, राज्य व्यक्ति के समान है, व्यक्ति का विस्तृत रूप राज्य है। प्लेटो ने यह कहा है कि राज्य की उत्पत्ति, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट कथन है, किससे हुई है, कि राज्य की उत्पत्ति वृक्ष या चट्टान से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र से होती है। यानी व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है ये इसी चीज़ से देख सकते हैं। व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है
ये विचार प्लेटो के विचारों में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति की चेतना और राज्य की चेतना क्या है, एक ही है, क्योंकि ये इसका निर्माण तो इसी ने किया ना, राज्य ने एक जो ऊपर के रूप में है, वो व्यक्ति ने राज्य का वृहद रूप के रूप में शामिल हुआ है। और व्यक्ति की चेतना और राज्य की चेतना एक ही है। ये दोनों ही अलग अलग नहीं है, राज्य और व्यक्ति अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। प्लेटो ने आदर्श राज्य का चित्रण, ठीक है,